नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। कहा, डिजिटल बुनियादी ढांचा व्यवधान नहीं बल्कि विश्व को जोड़ने वाला सेतु होना चाहिए। प्रदेश सरकार ने निगमों, निकायों और प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते का लाभ देने का फैसला लिया है। अयोध्या में रामलला की पोशाक पर सुसज्जित हुई उत्तराखंड की ऐपन कला। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वर्ष जुलाई में 20 लाख नए अंशदाता जुड़े। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल बुनियादी ढांचा व्यवधान नहीं बल्कि विश्व को जोड़ने वाले पुल की तरह होना चाहिए। कल रात संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और उत्तरदायी उपयोग के लिए संतुलित नियम आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता एकजुट शक्ति में निहित है, न किसी युद्ध भूमि में। शांति और सुरक्षा पर खतरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी मुद्दों पर वैश्विक कार्यवाही वैश्विक आशंका के अनुरूप होनी चाहिए। श्री मोदी ने विश्व के भविष्य को लेकर विचार विमर्श में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। वैश्विक संस्थाओं में सुधारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन संस्थाओं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए सुधार आवश्यक है। श्री मोदी ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में G20 में स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य भारत की प्रतिबद्धता है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों की तरह ही निगमों, निकायों, प्राधिकरण आदि में कार्यरत कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ते का लाभ देने का निर्णय लिया है। पंचायतों, स्वायत्त शासी संस्था और उपकरणों में सेवारत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों को भी 4% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। साथ ही 5वें केंद्रीय वेतनमान में आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय और उपकरणों के कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने चंपावत जिले के पाटी विकास खंड में छीना रोलमेल मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण तथा सुधारीकरण के लिए 5 करोड़ 31 लाख रुपए मंजूर किए हैं। टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी में राज्य योजना के तहत बंगशील गोलधार मोटर मार्ग के डामरीकरण और चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकास खंड घाट में न्याय पंचायत मुख्यालय उस्तोली को जोड़ने के लिए 1 से 5 किलोमीटर तक के सुधारीकरण और डामरीकरण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। खाद्य संरक्षा और औषधि नियंत्रक विभाग प्रदेश भर में घी और मक्खन में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाएगा। ये अभियान मंडल के उपायुक्त और जिला अभिहित अधिकारी के नेतृत्व में संचालित किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव एवं खाद्य आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि राज्य में मिलावटी घी और मक्खन बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग के अपर आयुक्त ताजबर जग्गी ने कहा कि प्रदेश में घी और मक्खन में मिलावट के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जांच के लिए संग्रहित किए गए घी और मक्खन के कई नमूनों में मिलावट की शिकायत मिली है। इस बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में भोग प्रसाद की समिति लगातार जांच करती है। उन्होंने कहा कि भोग प्रसाद की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, रख रखाव, क्रय विक्रय सहित भंडारण की विशेष व्यवस्था की गई है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह हयांकी ने आयुष्मान योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया है। उन्होंने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की व्यापकता और सुलभता के प्रयास करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि इसके लिए ग्रामीण स्तर पर आशा और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के सहयोग से शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 6वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में श्री हयांकी ने कहा कि स्वास्थ्य से जुड़ी आयुष्मान योजना में काम करते हुए मानवीय पहलू को ध्यान में रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। गौरतलब है कि राज्य में आयुष्मान योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। राज्य में अभी तक 57 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है और लगभग 12.5 लाख मरीज निःशुल्क सेवा का लाभ उठा चुके हैं।
नैनीताल में जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की ओर से आगामी 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक न्याय पंचायत स्तर पर जन सुविधा कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिले के विभिन्न विकास खंडों की कुल 43 न्याय पंचायतों में जन सुविधा कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी वंदना ने इन शिविर के सफल संचालन के लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों को समन्वयक, विकास खंड अधिकारियों को नोडल अधिकारी और सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया है। स्वच्छता ही सेवा के साथ संकल्प लें। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में नगर पालिका का सहयोग करें। स्वच्छता के लिए यूजर चार्ज का भुगतान समय पर करें। अपनी दुकानों में भी कूड़ेदान रखें। खुले में शौच या पेशाब न जाए। आपके सहयोग से बनेगा उत्तराखंड स्वच्छ। आपकी सरकार है प्रतिबद्ध। शहरी विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कलाओं को न केवल एक नई पहचान मिल रही है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियां भी इससे प्रेरित होकर जुड़ रही है। सोमवार का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए गौरव का दिन था, जब अयोध्या में विराजमान भगवान श्री राम लल्ला का दिव्य विग्रह राज्य की विख्यात ऐपण कला से सुसज्जित शुभवस्त्रम में सुशोभित हुए। ये शुभवस्त्रम न केवल उत्तराखंड की पारंपरिक कला और समर्पण का प्रतीक था, बल्कि इसने राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को राष्ट्रीय पटल पर एक नया गौरवशाली अध्याय जोड़ा। इन शुभ वस्त्रों को उत्तराखंड के कुशल शिल्पकारों ने तैयार किया है और मुख्यमंत्री ने इसे अयोध्या पहुंचाकर श्री राम मंदिर में भेंट किया। शुभ वस्त्रम में न केवल प्रदेश की ऐपण कला नजर आती है, बल्कि इसमें निहित भक्ति और श्रम साधकों की अद्वितीय शिल्प कला का अद्भुत समन्वय भी है, जिसने उत्तराखंड की सांस्कृतिक छवि को और अधिक प्रखर बना दिया है। देहरादून की सीएनआई चौक, पलटन बाजार और जामा मस्जिद के निकट महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस पिंक बूथ स्थापित करने जा रही है। इन बूथ पर महिलाएं अपनी समस्याएं पुलिस को बता सकेंगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि पिंक पुलिस स्टेशन के लिए तत्काल जिलाधिकारी अनटायर्ड फंड से धनराशि पुलिस विभाग को जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस पिंक बूथ में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके उद्देश्य महिलाओं की शिकायतों का तुरंत समाधान करना है। उन्होंने बताया कि सप्ताह भर में पिंक पुलिस बूथ शुरू कर दिया जाएगा। आज देखिए, पलटन बाजार में एक प्रकरण आया था जिसमें एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी और छेड़छाड़ की घटना के बाद पूरी विधिक कार्रवाई केस रजिस्टर्ड हो गया था। चूंकि पलटन बाजार बहुत पुराना बाजार है, यहाँ पर खासकर देखा जाए तो महिलाएं और बच्चे ज्यादा आते हैं शॉपिंग के लिए, जिस तरह के वहाँ दुकानें हैं, और वहाँ पर भीड़ भाड़ भी बहुत रहती है। इसको लेकर लगातार जो है एक सत्यापन अभियान की, जो लोग भी वहाँ पर व्यापारी के अलावा भी जो लोग फल ठेली लगाते हैं वो लोग कहाँ से आए हैं और कहीं ऐसी कोई घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके लिए लगातार सत्यापन अभियान चल रहा है। बीच में जिलाधिकारी महोदय के साथ एक ज्वाइंट भ्रमण किया गया, क्योंकि हमारा जो थाना है कोतवाली और एक हमारा बूथ लगता है घंटाघर पे, लेकिन महिलाओं को देखते हुए कभी कभी महिलाएं हिचकती हैं थाने कोतवाली में जाने में या ऐसी जगहों पर, तो एक पिंक बूथ के लिए इसमें स्थापना की जा रही है जो बाजार के बीच में रहेगा। और ऐसी कोई महिलाएं, बच्चियां जिनको लगता है कि उनकी कोई शिकायत है बाजार में आने के बाद, कहीं कोई छीटा कैसे की बात है या न कोई भी ऐसी चीजें शिकायत करना चाहते हैं, जिससे कि वो वहां पर उपस्थित महिला कर्मचारियों को सूचित करें और उस पर समय रहते इसमें कार्रवाई हो पाए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वर्ष जुलाई में लगभग 20 लाख नए अंशदाता जुड़े हैं। ये पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 2.43% की वृद्धि के साथ अब तक की सर्वोच्च वृद्धि है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में संगठन के अस्थायी पेरोल आंकड़े जारी करते हुए कहा कि अप्रैल 2018 में पेरोल ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से ये सर्वोच्च वृद्धि है। इस वर्ष जून में लगभग 10,52,000 नए सदस्य जुड़े हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर से लगते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 के निकट प्लास्टिक और अजैविक कूड़ा निस्तारण के लिए एक दिवसीय सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की प्राधी से लगभग 311 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्रित किया गया। उधर रुद्रप्रयाग जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत केदारनाथ में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। स्वच्छ केदार सुंदर केदार के संदेश के साथ नगर पंचायत के पर्यावरण मित्र और सुलभ इंटरनेशनल के कर्मचारियों ने सफाई अभियान भी चलाया।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिले में रामनगर के मथुरादास प्रसादी लाल हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में दशहरा त्योहार आयोजित करने की अनुमति दे दी है। दशहरा आयोजन के लिए रामनगर की रामलीला कमेटी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगल पीठ ने सुनवाई की। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एमपी हिंदू इंटर कॉलेज मैदान में खेल गतिविधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियों के आयोजन पर रोक लगा दी थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। कहा, डिजिटल बुनियादी ढांचा व्यवधान नहीं बल्कि विश्व को जोड़ने वाला सेतु होना चाहिए। प्रदेश सरकार ने निगमों, निकायों और प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते देने का फैसला लिया है। अयोध्या में रामलला की पोशाक पर सुसज्जित हुई उत्तराखंड की ऐपण कला। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वर्ष जुलाई में 20 लाख नए अंशदाता जुड़े हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।